Hello and good morning, all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well. So, students, in our previous class of business studies, we have discussed about the various important definitions and concepts according to the Consumer Protection Act. Sorry. We have discussed the meaning of consumer as per the act, right? हमने पढ़ा था कि हमारी जनरल लैंग्वेज में तो कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी कमोडिटी को परचेज करके उसको कंज्यूम कर रहा है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन कंज्यूमर है ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 7 क्वेश्चंस थे जिसमें से 6 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। अब देखिए हमारा आज का न्यू टॉपिक है थ्री ट्रायल कंज्यूमर ग्रीवियंसेस मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चैप्टर नंबर 12 का ये ऐसा पोर्शन है जो केवल अपडेटेड बुक में करेक्ट है। अगर आपके पास लास्ट ईयर का या उससे कोई पहले का एडिशन है तो आपकी बुक में पुराना टॉपिक दिया हुआ होगा। ये जो अपडेटेड पोर्शन है आपको ये पढ़ना है क्योंकि ये है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 1876 के अकॉर्डिंग अलग था और अभी अलग है। तो देखिए नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अगर कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग हो जाती है तो कंज्यूमर कहाँ और कैसे केस फाइल कर सकता है। तो जहां वो केस फाइल करेगा उसे ग्रीवियंस मशीनरी या फिर कंज्यूमर कोर्ट कहा जाएगा। तो देखिए जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब इसके बारे में बता रखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें बता रखी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। यानी इसमें मेन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट और उसके साथ 2 अदर मेंबर्स है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हेड है यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो पर्सन प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तो जज करंटली है या फिर कभी ना कभी जज रह चुका है, अब रिटायर हो गया है जज की पोजीशन से। It means for a person to be eligible to be a president of district commission, it is necessary that he should have worked or is still working on the position of judge of district court. तो पहला सेंटेंस समझ में आया कि इस कमीशन में एक प्रेसिडेंट बैठेगा और 2 दूसरे मेंबर्स होंगे। जो प्रेसिडेंट होगा वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी ये जो प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। आगे The complaints for goods and services worth rupees 1 crore or less can be filed under this agency. यानी 1 करोड़ की वैल्यू तक की गुड्स की कंप्लेन यहाँ पे करवाई जा सकती है। 10 रुपए की चीज है तो भी और 1 करोड़ तक की चीज है तो भी आपको कंप्लेंट करवाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। वर्थ 1 करोड़, ये ध्यान रखना है आपको। पहले ये लिमिट अलग थी, अब इस लिमिट को चेंज कर दिया गया है। आगे देखिए, द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। जैसे ही कमीशन फाइल करवाई एजेंसी क्या करेगी? उन गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजेगी अगर जरूरत है तो। एंड गिव्स डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट। गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजा, उसके बाद भी केस चला, जो भी केस चला उस केस के फाइनल डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कमीशन दे देगी। आगे इसके बीच में और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस होंगे जो आपको अभी 12th लेवल पे नहीं पढ़ने। नेक्स्ट देखिए, इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द jurisdiction of district commission, then they can file an appeal against the judgment in state commission within 45 days. अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं है तो आप आगे स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ डिसीजन गिवन बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिसीजन आ गया, आपको लग रहा है नहीं भाई ये डिसीजन मेरे फेवर में नहीं है, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं आया है डिसीजन, तो आपको कुछ फीस लेके 45 डेज के अंदर अंदर
कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन। अब इसको लर्न कर लेते हैं, बहुत आसान सी चीजें लिखी हुई है। पहला पॉइंट क्या लर्न करना है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे। इसका जो प्रेसिडेंट है वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इनको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। 1 करोड़ तक के गुड्स और सर्विसेज की कंप्लेन यहाँ पे की जा सकती है। कंप्लेन रिसीव होने पे ये एजेंसी गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजेगी अगर जरूरी होगा तो, और फिर अपने सॉरी फिर अपने डिसीजन दे देगी। अगर आपको लगता है आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेक्स्ट बॉडी पे जा सकते हैं, दैट इज स्टेट कमीशन, विद इन 45 डेज। एक बार के लिए इसकी रीडिंग करके देखिए जल्दी से। रीडिंग टाइम दे रही हूँ मैं आपको 1 मिनट, बी क्विक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कमीशन का नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 1 president and at least 2 other members. President can be retired or working judge of high court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद जो स्टेट कमीशन है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट बनेगा उसकी एलिजिबिलिटी है कि वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। नाउ दे ऑल आर आल्सो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। कंप्लेन कौन से गुड्स की आती है? गुड्स वर्थ मोर देन ₹1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का सामान है या फिर 10 करोड़ से कम का, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, तो वो कंप्लेन आएगी स्टेट कमीशन में। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, ये भी वही काम करेगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमीशन ने किया था। कॉन्टैक्ट द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed and send the goods for testing in laboratory if required, और फिर अपना डिसीजन दे देगी। अगर आप इनके डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आगे कंप्लेन करवा सकते हैं नेशनल कमीशन में विद इन 45 डेज। सेम है ड्यूरेशन, यहाँ पे भी 45 डेज था। बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी, आप पे फाइन भी लगेगा कि भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के अगेंस्ट है, आप इस प्रेसिडेंट के जजमेंट के अगेंस्ट है, बट अगर मैं श्योर हूं तो ये फाइन मनी देने के लिए मैं रेडी रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आगे केस जीत जाती हूँ तो ये मनी मुझे रिफंड हो जाएगी। राइट? तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद करना है? वही सेम बात रिपीट हो रही है। दैट स्टेट कमीशन, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 1 president and 2 members. The president can be working or retired judge of this time high court. All these are appointed by state government. कंप्लेन कहाँ की आएगी? मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। फिर जब कंप्लेन रिसीव करेंगे तो पार्टीज को इन्फॉर्म करेंगे, गुड्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा और डिसीजन दे दिया जाएगा। अगर कोई डिसीजन से खुश नहीं है तो वो उस डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है नेशनल कमीशन के पास। इजी से दोनों पोर्शन समझ में आ गए आपको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन। नेक्स्ट वन, नेशनल कमीशन। सबसे हाई अथॉरिटी कंज्यूमर कोर्ट में सबसे हाई लेवल पे जो कोर्ट है वो है नेशनल कमीशन। देखिए क्या कह रहे हैं। It consists of a president and 4 other members. डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में 2 members थे, यहाँ पे 4 है। It consists of a president and 4 other members. 1 member must be a woman. जो 4 मेंबर है उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। बाकी दोनों में भी जो 2 मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट है, उन तीनों में से एक वुमेन का होना जरूरी है। आगे देखिए। दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अलग बात आ गई है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन में अपॉइंटमेंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन नेशनल कमीशन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। आगे देखिए। The complaint can be filed in the national commission if the value of goods exceeds ₹10 crore. 1 करोड़ तक के थे तो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के थे तो हम स्टेट कमीशन में गए। सॉरी,
10 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं गुड्स तो हम जाएंगे नेशनल कमीशन में। आगे देखिए बाकी सब कुछ सेम टू सेम। On receiving the complaint, National Commission inform the party against whom complaint is filed and send the goods for testing if required and give judgment. कंप्लेन जैसे ही आई ये ऑर्गेनाइजेशन भी सेम काम करेगी, जिस जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर अगर जरूरत है तो गुड्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा और फिर जो टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे अपना फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा। इफ द एग्रीव्ड पार्टीज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट तो वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट यानी कंट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के पास। अगर किसी को लगता है कि वो नेशनल कमीशन के जजमेंट से खुश नहीं है तो वो आगे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। विद इन 45 days ऑफ डिसीजन विथ 50% ऑफ फाइन मनी। आ गया समझ में? अब देखिए इनको एक साथ पढ़ते हैं। वैसे और बहुत सारी चीजें हैं इनसे रिलेटेड बट 12th लेवल पे आपके सिलेबस में केवल इतना ही है। आप आगे जब जाके जब लॉ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लॉ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा डिटेल में आएगा, ये सारी चीजें रिपीट होगी। तो देखिए जरा ध्यान से। कंपोजिशन एक कंपैरिजन बताया हुआ है बहुत आसान सा, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, तीनों में से एक मेंबर का वुमेन होना जरूरी है। स्टेट में भी 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, एक का वुमेन होना जरूरी है। नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट के साथ 4 अदर मेंबर्स। हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, यहाँ पे वर्किंग और रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, यहाँ हाई कोर्ट का और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का। याद रखने वाली बात है ये। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन में बच्चे लिख देते हैं स्टेट कोर्ट। स्टेट कोर्ट नहीं होता है कोई भी, हाई कोर्ट होता है। और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखिए जरा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड करेगी, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद करना पड़ेगा बेटा ये आपको। नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन यानी कंप्लेन कितने से कितने गुड्स की होती है। तो यहाँ पे 1 करोड़ तक की, यहाँ मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, और यहाँ गुड्स जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है वो कंप्लेन्स। अपील अगेंस्ट ऑर्डर यानी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन में। यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम लिखा हुआ है, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन करेंगे। पहले ये डिस्ट्रिक्ट फोरम हुआ करता था, 2019 वाले एक्ट ने इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा है। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 45 डेज के अंदर अंदर आप चले जाइए स्टेट कमीशन के पास। यहाँ से खुश नहीं है तो आप चले जाइए नेशनल कमीशन के पास, और यहाँ से भी खुश नहीं है तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे देखें। ये कह रहे हैं हु कैन बी अ जज ऑफ स्टेट कमीशन, कौन हो सकता है जज, कौन बता रहा है? स्टेट कमीशन का रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। आगे देखिए। Mukul purchased a house for 30 lakh from a housing company and found it being defective. Despite many complaints, the defect was not rectified. He filed a complaint in district commission but was not satisfied with the order. Where can he file an appeal and in how many days? कहाँ जा सकते हो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो? स्टेट कमीशन के पास। कितने डेज में? 45 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट,
A farmer purchased seeds worth rupees 20,000 from Bharat Fertilizers for agricultural purposes. The seeds were very costly as they were of hybrid variety. After 6 months, he noticed that agricultural produce was not up to expected standards. He reported this method to the seller, but he refused to accept the liability. You have to mention the redressal agency जो उसकी complaint को file करेगी. तो district commission क्योंकि 20,000 के ही goods है. अब आपको बोल सकते हैं explain about the redressal agency. Write a short note on the working of redressal agency. तो आपको district commission को पूरा explain कर देना है. फिर ये रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनजीओ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ये देखिए 1986 वाले एक्ट में और 2019 वाले एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, यानी पुराने एक्ट से न्यू एक्ट में क्या डिफरेंसेस है, क्या वेरिएशंस है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है. तो देखिए जरा ध्यान से. सबसे पहले कंप्लेंट्स की जुरिस्डिक्शन. डिस्ट्रिक्ट फॉरम, पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम होता था, अब कमीशन कर दिया है. 20 लाख तक के गुड्स की कंप्लेन पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाती थी, बट अब कितने गुड्स की जाती है? 1 करोड़ तक की. फिर स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ तक की कंप्लेन पहले हम करवा सकते थे, अब 1 करोड़ से 10 करोड़ की. नेशनल कमीशन में पहले 1 करोड़ से ज्यादा के गुड्स की वैल्यू, लेकिन अब 10 करोड़ से ज्यादा. लर्न करना पड़ेगा. एमआरपी और परचेज प्राइस. पहले एमआरपी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने का क्राइटेरिया था कि जो मेन मार्केट रेट है किसी भी कमोडिटी की, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ कंप्लेन होगी. अब एक्चुअली जो कंज्यूमर ने पे किया है ना, हो सकता है मार्केट प्राइस है 50,000, बट मुझे वो डिस्काउंट के बाद मिला है 45,000 में. तो अब कंप्लेन करवाते टाइम मैं उसकी डिस्काउंटेड प्राइस या एक्चुअल परचेज प्राइस को लूंगी. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता था कि जब आपको कंप्लेन करवानी है तो जुरिस्डिक्शन का क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए आप उसकी एमआरपी को लेंगे. जो भी उसकी एमआरपी है, मैटर नहीं करता आपने कितने रुपए में परचेज किया है. लेकिन 2019 वाला एक्ट कहता है कि कंज्यूमर की परचेज प्राइस को लेंगे. उसमें उसने जितने रुपीस में परचेज किया है, हम उस प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट, रेगुलेटर. पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था इससे रिलेटेड, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन अथॉरिटी फ्रेम की है और फिर उसके अकॉर्डिंग सारे एक्ट कंट्रोल होते हैं. मीडिएशन पहले नहीं था, अब काउंट कैन रेफर टू सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन. यानी अब कोई, भाई अगर मुझे लग रहा है कि मैं सेलर हूं, मैं खुद नहीं जा सकती केस के लिए, तो मैं किसी मीडिएटर को भी यूज कर सकती हूँ. अपील पहले 30 डेज का टाइम पीरियड था, अब 45 डेज का हो गया. अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले 30 डेज के पीरियड में आपको अपील करनी पड़ती थी आगे, अब 45 डेज के अंदर. पहले 50% ऑफ वैल्यू या 25,000 की अमाउंट जो भी कम होती थी वो आपको लेके जानी पड़ती थी. 50% गुड्स की वैल्यू की वो, और या फिर 25,000. अब 50% ऑफ फाइन अमाउंट, जितना भी फाइन लगेगा उसका 50% डिपॉजिट करवा के मैं कंप्लेन कर सकती हूँ. नेक्स्ट, पहले ई कॉमर्स के लिए कुछ भी अलग से मेंशन नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल है सब पे, भले ही वो डायरेक्ट सेलर हो चाहे वो ई सेलर हो यानी ई कॉमर्स सेलर हो. ऑनलाइन बिजनेस करते टाइम भी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो भी आप कंप्लेन करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फ्रॉड वही हो रहे हैं. नेक्स्ट, पहले अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई भी मेंशन नहीं कर रखा था उसके बारे में एक्ट ने. अब न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट कमीशन में मेंशन हो रखा है, पावर है स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के पास कि अगर कोई भी अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अब लीगल नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट की अब डीलिंग नहीं हो सकती है. आगे देखिए. अथॉरिटी. प्रीवियस एक्ट में 3 अथॉरिटीज थी. डिस्ट्रिक्ट फॉरम था, कमीशन नहीं था, फॉरम था.
स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। न्यू एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन का नेम चेंज करके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, बात वही है इस वाले पॉइंट में, बस डिस्ट्रिक्ट फोरम था, फोरम को हटा के कमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन। पहले एक्ट में 1 प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स होते थे। न्यू एक्ट में 4 अदर मेंबर्स है, बट आपको जो मेंशन करके दिया हुआ है वो 2 मेंबर्स का ही है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स है, आप देखिए एक बार क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, स्टेट कमीशन में 2 मेंबर्स की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये वाला पूरा पोर्शन आपको रेडी करना है। इसके साथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं टर्म 2 के 4 चैप्टर्स। बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। अब हमें केवल 2 चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 9th और 10th। उससे पहले देखिए आपको ये क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। क्वेश्चन आएगा कुछ इस अकॉर्डिंग, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के लिए। Sirajuddin purchased a car for 15 lakh from an automobile company and found that its airbags were defective. After many complaints with the company that went unheard, he filed a case in district commission. He was not satisfied with the orders of district commission. He then appealed. ये important है question. He then appealed before State Commission, and on being dissatisfied with the orders of State Commission, he appealed before National Commission. Sirajuddin was not satisfied with the orders of National Commission. Suggest him the highest authority where he could appeal against the decision of National Commission. क्या वो आगे कंप्लेन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली बात पीछे मेंशन नहीं हुई थी, इसलिए हॉट्स के फर्स्ट क्वेश्चन में ये मेंशन करके दिया हुआ है। अगर आपने ओरिजिनली कंप्लेन नेशनल कमीशन में की है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, अदरवाइज आपकी कंप्लेन यही आके रुक जाएगी। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की थी तो आप हाईएस्ट नेशनल कमीशन तक जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अथॉरिटी आपके पास नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है कि ऐसी कंप्लेन जो सबसे पहले नेशनल कमीशन में आई होगी, यानी 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के गुड्स है, केवल उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है, बाकी कंप्लेंट्स को नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट तक कंप्लेंट जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। आपको ध्यान रखना है केवल एक ही कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और वो कंडीशन है हमारे गुड्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है और हम नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। ओनली इन दैट सिचुएशन वी कैन मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नहीं। फिर ये देखिए, state any 2 reliefs that a consumer court can grant to consumers in case of genuine complaint in each of the following case. ये बोल रहे हैं क्या क्या कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से रिड्रेसल रेमेडीज अवेलेबल है। नंबर 1, दिव्या was charged more than the printed MRP for a bottle of water. क्या उसको रेमेडी अवेलेबल है? नंबर 1, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उससे लिया गया वो उसको दोबारा दे दे, रीपे कर दे, या फिर जो भी उसका एक्स्ट्रा डैमेज हुआ उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पे कर दे। ऐसा प्रॉमिस किया जाए कि कभी भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होगी। ऐसी जो आपने रेमेडीज पढ़ी थी ना 9 to 10 पॉइंट्स, वही वाली लिख रही है। नेक्स्ट, क्लारा वाज सोल्ड अ कार विद डिफेक्टिव इंजन। तो या तो डिफेक्ट को दूर कर दिया जाए, या कार को रिप्लेस कर दिया जाए, या उसको रीपे कर दिया जाए। Next, Anthony suffered injury while using new bought defective electrical heater. तो इसमें भी उसको जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी हो और उसको हीटर रिपेयर करके या रिप्लेस करके दे दिया जाए। तो ये आप इस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, उसको रिलेट कर देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Sonu purchased the medicine from Alpha Medical Stores for his wife who had stomach pain. But even after giving the medicine, wife's condition did not improve and she had to be admitted
to a nearby hospital for treatment. Doctors on examination found that medicines given to Sonu's wife were spurious. Sonu complains about this to Alpha Medical Store. As a result, Alpha Medical decided to file a complaint against the manufacturer in consumer court. आपको पूछ रहे क्या वो मेडिकल स्टोर वाला कंप्लेन फाइल करवा सकता है क्या? ये रिलेटेड है उन क्वेश्चन आंसर से जो हमने पढ़े थे. नो, अल्फा मेडिकल स्टोर वाला एक रीसेलर है. रीसेलर कभी भी कंप्लेन नहीं करवा सकता. कंप्लेन कौन कौन करवा सकता है? कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, one or more consumers on behalf of numerous consumer, or any legal relative of deceased consumer. बस ये 5 ही लोग करवा सकते हैं. रीसेलर कंप्लेन नहीं करवा सकता, रिटेलर कंप्लेन नहीं करवा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Ram, who was a vegetarian, went to a bakery and bought a vanilla cake. On reaching home, he found that it had non-vegetarian content. Neither the advertisement nor the packaging of the product displayed that the product had non-vegetarian complaint. Will Ram be able to claim compensation? Which right is violated here? ये कह रहे हैं भाई वनीला केक परचेज किया राम ने जो नॉन वेजिटेरियन कंटेंट का था, बट उसमें मेंशन ही नहीं था कहीं. तो क्या वो कंप्लेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो एक कंज्यूमर है. और कंप्लेन अगर वो कर रहा है तो कौन सा राइट वॉलेट हुआ? उसका राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. उसका ये राइट है कि उसको उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी. अब आपको पूछ ले कहाँ कंप्लेन करवा सकता है? योर आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्योंकि वनीला केक है तो ऑब्वियसली 1 करोड़ से कम का ही होगा. फिर देखिए, नेम द कंज्यूमर कोर्ट, जहां पे इसकी गुड की कोल्ड ड्रिंक की कंप्लेन करवाई जा सकती है. रुकिए, वेयर द कंप्लेन्स विल बी फाइल्ड बाय कंज्यूमर. अच्छा, इसमें इस इमेज से रिलेट नहीं किया. ये कह रहे हैं कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं. तीनों जगह कर सकते हैं. बाकी के क्वेश्चंस है आपका होमवर्क. चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है. आपका टास्क है इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रेडी कर लेना. अब हमने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिए हैं. अब हमारे केवल 2 चैप्टर बचते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. तो वो हम आगे कंप्लीट स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में. टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.